स्टूडेंट वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए त्रिभुज पर आधारित हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने सर्वांगसम आकृतियों के बारे में पढ़ा था कि दो आकृतियां कब आपस में सर्वांगसम होती। साथ ही हमने रेखाखंडों की सर्वांगसमता देखी और वृत्तों की सर्वांगसमता देखी कि दो वृत्त कब आपस में सर्वांगसम होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता देखेंगे कि दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांगसम होते हैं। क्लियर? चलिए ये देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांगसमता क्या होती है। मैंने हेडिंग लिखा है त्रिभुजों की सर्वांगसमता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। परिभाषा क्या है? तो दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम तभी होंगे जब उनमें से किसी एक त्रिभुज को उठाकर दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो वह उसे पूरा पूरा ढक दे। ओके, ये एकदम सीधा सा सिंपल सा यही इसकी परिभाषा है। एकदम सामान्य बोलचाल वाली शब्दावली में आसान सा यही इसकी परिभाषा है। क्या कि दो त्रिभुज आपस में तभी सर्वांगसम होंगे जब एक को त्रिभुज को उठा के दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो वह पूरा पूरा क्या करे? ढक दे। किसी भी एक त्रिभुज को उठा के दूसरे पर रखने से ऐसा होना चाहिए तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब ही यही होता है। अभी हमने बताया कि सर्वांगसम आकृतियां वे ही आकृतियां कहलाती हैं जब उसमें से एक आकृति को उठा के दूसरे पर रखें तो पूरी पूरी ढक दे, जो एक ही शेप और साइज की हो। तो उसी तरह त्रिभुजों की सर्वांगसमता में भी वही हम डेफिनेशन लागू करेंगे कि दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होंगे जब उसमें से किसी एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखें तो पूरा पूरा ढक दें, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे। हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 त्रिभुज मैंने बनाए हुए हैं। ABC, PQR, DEF, MNR और TSU, ये 5 त्रिभुज हैं। अब इस पांचों त्रिभुज को देख के हमें बताना है कि इस पांचों में से कौन कौन से त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, अर्थात किन त्रिभुजों का शेप और साइज बिल्कुल क्या है? समान है, अर्थात किस त्रिभुज को उठा के किस पे रखेंगे तो पूरा पूरा ये ढक जाएगा। ओके, जैसे यह है, देखिए इस त्रिभुज के जो 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की जो माप है वो है 4 सेंटीमीटर और ये है 4.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज के 3 माप हो गए। तो सर्वांगसम होने के लिए ये जो त्रिभुज के 3 माप हैं 4, 4.5 और 5, ठीक यही माप किसी और त्रिभुज के भी होने चाहिए, तभी उसको उठा के इस पे रखेंगे तो पूरा पूरा ढकेगा। तो ये देखिए 4, 4.5 और 5, तो ये भी 4, 4.5 और 5, ये भी इस माप का है। क्लियर? इसका मतलब ये और ये सर्वांगसम होंगे। 4, 4.5 और 5 ये भी है, तो ये भी, ये और ये तीनों सर्वांगसम होंगे। मतलब तीनों में से किसी को भी उठा के किसी पे भी रखेंगे तो ढकेगा। इसकी नाप देखते हैं तो ये है 4, 4.5 और 5, तो ये भी सही है। ये है 5, 5, 5, तो ये नहीं है क्योंकि इसका साइज जो है वो मैच नहीं कर रहा है। सर्वांगसम होने के लिए शेप और साइज दोनों मैच चाहिए। तो इसमें तो 4, 4.5 और 5 है, तो इसमें तीनों 5, 5, 5 है, तो यह एक भिन्न हो गया। तो यह एक सर्वांगसम इन त्रिभुजों के साथ इसकी सर्वांगसमता नहीं होगी। बाकी जो 1 2 3 4 है, ये चारों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम। क्लियर? अब सर्वांगसम तो हो गया, लेकिन अब उसमें देखा जाएगा कि कौन सी भुजाएं सर्वांगसम होंगे और कौन से कोण भी सर्वांगसम होंगे। मतलब किस भुजा को उठा के किस पे रखें। इस त्रिभुज को उठा के इस पे रखना है तो हमें आप सोचना पड़ेगा कि इसको ऐसे ही उठा के रखना है, ऐसे कैसे रखेंगे? इस R को उठा के A पे रखें कि P को उठा के B पे, Q को C पे, आखिर कहाँ किस कोने को किस कोने पे रखें कि ये पूरा पूरा ढक जाए, ये भी तो देखना है। अब मान लीजिए कि ये 4.5 सेंटीमीटर है AB और इसमें है आपका PR जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तब इस त्रिभुज को उठाएंगे और भुजा PR को भुजा AB पे रखेंगे तो कहाँ पूरा पूरा ढकेगा? नहीं ढक पाएगा, क्योंकि ये तो 4.5 सेंटीमीटर का और ये 4 ही सेंटीमीटर का है। इस भुजा PR को, इस त्रिभुज को उठा के जब इस पे रखेंगे, इस भुजा PR को भुजा AB पे आपको नहीं रखना होगा, क्योंकि ऐसा आप करेंगे तो वो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढकता हुआ दिखाई नहीं देगा। हालांकि आप ढक सकते हैं, ढकने में आप समर्थवान हैं, लेकिन आप उस त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा तब आप ढक पाएंगे। क्लियर? ऐसे लगेगा कि ये तो सर्वांगसम ही नहीं है क्योंकि ये तो ढकने में सक्षम नहीं है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप ढकने में सक्षम हो पाएंगे, थोड़ा उस त्रिभुज को अगर घुमाएंगे तो कैसे हमें सेट करना है? तो देखिए ये जो शीर्ष A है, इस शीर्ष A पे इस पे कौन चढ़ेगा यह देखना है। शीर्ष A पे इसमें से कौन शीर्ष उठा के शीर्ष A पे रखें, तो उसको भी पहचानने का तरीका है। जैसे देखिए ये जो शीर्ष A है
वो 4 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है वो, और जो 4.5 सेंटीमीटर वाली भुजा है वो दोनों जाके ए पे मिल रही है। ठीक, शीर्ष ए पे ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं। तो यहाँ पे अगर 4 और 4.5 वाली जो भुजाएं होंगी वो हम देखेंगे कि वो दोनों भुजाएं कहाँ पे जाके मिल रही है। ये रही 4 और ये रही 4.5, ये दोनों भुजाएं जाके पी पे मिल रही है। अर्थात जो शीर्ष ए है और जो शीर्ष पी है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सर्वांगसम है, ये दोनों को समान है। इसको अगर पी को उठा के हमें ए पे रखना होगा। ठीक, अब पी को उठा के ए पे रखना होगा तब त्रिभुज को ऐसे घुमा के पी को रखें कि ऐसे घुमाएं, क्लॉक की एंटी क्लॉक को ये भी देखना है। तो और कुछ देख लेते हैं, और दोनों शीर्ष, जैसे ये रहा बी, तो बी जो है बी वो 4.5 और 5, ये जो दो भुजाएं हैं जहां पे जाके मिली हैं वो हमारा शीर्ष बी है। तो यहाँ पर अभी 4.5 और 5 दोनों क्यू पे जाके मिली है। इसका मतलब हमें इस पी को उठा के ए पे रखना है और इस क्यू को उठा के बी पे रखना है। तो एक और बच गया, इस आर को उठा के हमें सी पे रखना है, क्योंकि 4 और 5 दोनों सी पे मिल रहा है। यहाँ भी 4 और 5 दोनों आर पे मिल रहा है। तो इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पे इस तरह रखेंगे कि शीर्ष ए पे शीर्ष पी पड़े। ठीक, शीर्ष ए पे शीर्ष इस ए पे पी पड़े। चलिए इस ए पे क्या पढ़ना चाहिए, पी पढ़ना चाहिए। ओके, और बी पे क्या पढ़ना चाहिए, तो बी जो है वो 4.5 और 5, तो ये रहा हमारा 4.5। बी पे हमारा क्या पढ़ना चाहिए, क्यू। ठीक, और इस सी पे क्या पढ़ना चाहिए, तो सी पे हमारा पढ़ना चाहिए आर। ओके, इस तरह होगा पी क्यू आर। ठीक, इसका मतलब कि एबीसी को, एबीसी और ये जो पी क्यू आर, तो इसमें पी को यहाँ रखेंगे, क्यू को यहाँ, आर को रखेंगे, तो पी क्यू आर शेप का बनेगा। इसका मतलब हमें इस त्रिभुज को जानते हैं कैसे घुमाना पड़ेगा। इस त्रिभुज को हमें क्यू को यहाँ ले आने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा। ओके, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाते हुए, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते हुए जब इस पी को ऊपर ले जाएंगे तो ये पी यहाँ पे चला जाएगा और हमारा जो क्यू है घूमते हुए यहाँ पे आएगा और जो आर है वो यहाँ पे चला आएगा। ओके, इस तरह त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखने में भी बहुत बारीकियों का हमें ध्यान देना है, किसी भी तरह हम नहीं लिखेंगे। अब हमें लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम के लिए हमने एक सिंबल बताया ही है, 2 सीधा लाइन खींच के ऊपर ऐसे जिगजैग एक लाइन खींच लेते हैं, यह सर्वांगसम का एक प्रतीक हुआ। तो त्रिभुज एबीसी किसके सर्वांगसम है, तो त्रिभुज एबीसी में लिख दिया हूं। तो ये पी क्यू, ये आर क्यू पी किसी भी तरह उल्टा सीधा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कौन शीर्ष किसके समान है, कौन सा कोण किसके समान है, कौन सा शीर्ष किसके सर्वांगसम है, ये देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जैसे देखिए इसको रोटेट कराए हैं तो ए पे हमारा पी चढ़ा था, तो पहले ए है तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। और हमारा बी पे क्यू को हम ओवरलैप कराए थे, तो यहाँ पे जहाँ बी है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे पे हम क्यू लिखेंगे। और सी पे आर हमारा ओवरलैप किया था, ऐसे लिखेंगे। ओके, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसको ऐसे आप नहीं लिख पाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया त्रिभुज एबीसी और ऐसे सर्वांगसम लिख दिया, यहाँ मान लीजिए क्यू पी आर लिख दिया, तो ये लिखना ऐसे गलत है। ऐसे लिखने का मतलब ये हो गया कि जो शीर्ष ए है उस शीर्ष ए पे हमने शीर्ष क्यू को चढ़ाया है। पहले त्रिभुज के शीर्ष ए पर दूसरे त्रिभुज के शीर्ष क्यू को मैंने ओवरलैप कराया है। पहले त्रिभुज के शीर्ष बी पर दूसरे त्रिभुज के शीर्ष पी को ओवरलैप कराया है, जबकि ऐसा नहीं मैंने कराया। ऐसा करने से वो ढक नहीं रहा था, इसलिए ऐसा लिखना बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसमें अगर ऐसा इधर क्यूपीआर लिख दिया है तो इधर क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इधर मैंने क्यूपीआर लिख दिया, क्यू और पी आपस में घुमा दिया, तो इसको ऐसे घुमा के लिखेंगे तब सही हो जाएगा। अर्थात इसको बी को पहले और ए को पीछे ऐसे लिख दें, तब हमारा ये क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। ओके, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमें ये जो लेटर्स दिए गए हैं 3 लेटर, उसके क्रम का भी ध्यान देना है। किसी भी तरह 2 त्रिभुज को लिख के और बीच में सर्वांगसम का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे। अब आइए जरा इसको देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए ये तो दोनों हो गए, ये पी क्यू आर और ये भी दोनों आपस में सर्वांगसम थे। ये तो मैं पहले ही बता दिया था कि 1 2 3 4 ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम है, केवल ये नहीं है। अब इसको उठा के इस पे रखना है या इसको उठा के इसी पे रखना है। चलिए इसको उठा के इस पे रखना है, तो कैसे रखेंगे, कैसे इसको घुमाएं। तो ये जो ए है
वो 4.5 और 4 दोनों जाके ए पे मिला है, तो इसमें भी 4.5 और 4 दोनों जाके एफ, यहाँ एफ पे मिला है। इसका मतलब इसको हटा दे रहे हैं, अब ये और ये हम तुलना कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो एफ है 4.5 और 4 जो एफ है वो कहाँ पे चढ़ेगा, ए पे जाएगा। ओके, जो एफ है इसको उठा के हम ऐसे घुमाते हुए त्रिभुज को ऐसे रखेंगे कि इस ए पे क्या है, शीर्ष एफ आए। उसके बाद ये 5 और 4 दोनों जाके ई पे मिले हैं, तो इधर भी देखिए 5 और 4 दोनों जाके सी पे मिले हैं। इसका मतलब ई को उठा के हमें इस सी पे रखना होगा। और बचा क्या, एफ हो ही गया, ई हो ही गया, तो डी बचा। डी जो है वो 4.5 और 5, ठीक। यहाँ पर भी 4.5 और 5, यहाँ पे जाके हमारा यहाँ पे हमें डी को रखना होगा, ठीक। तब इस त्रिभुज को कैसे घुमाएंगे, इस त्रिभुज को ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाइए कि एफ आ जाए ए पे, डी चला है बी पे और ई चला है सी पे, तो ये पूरा ढक देगा। किसी भी तरह उठा के किसी भी तरह रख देंगे तो नहीं ढकेगा, ये भी देखना होगा। तो हमें लिखना होगा, तो ऐसे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम क्या, ए जो एफ था वो उसको हम ए पे रखे थे, तो यहाँ एफ लिखा जाएगा, ए का के साथ एफ होगा, बी के साथ डी है तो बी के साथ यहाँ डी लिखना होगा, और सी के साथ ई है तो सी के साथ यहाँ ई लिखना होगा। ऐसे लिखेंगे तब सही होगा। ओके, ये नहीं कि इधर एबीसी है तो इधर डीएफआई लिख दिए, ईडीएफ लिख दिए, ये सब गलत हो जाएगा। अगर इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा देंगे, मान इसको मैंने सी ए बी लिख लिया, तब ये एफ डी में लिखूंगा तो गलत होगा। अगर मैं सी ए बी लिख दिया, सी ए बी मतलब 3 1 2, तो इधर भी 3 1 2 लिखिए, 3 मतलब 3 1 और 2 ऐसे, ठीक। इधर मैंने 3 1 2 लिखा है, तो यहाँ भी 3 1 2 लिख के तब भी हमारा क्या होगा, ऐसे सही होगा। कौन सा शीर्ष किस पे और कौन सी भुजा किस पे चढ़ेगी अभी देखना है। भुजाओं की बात करेंगे तो जैसे ये ए बी भुजा और ए बी और एफ डी इसमें बराबर है, ए बी और एफ डी ये दोनों एक के ऊपर एक चढ़े, तो ए बी और एफ डी ये दोनों सर्वांगसम है, ए बी और एफ डी। उसी तरह बी सी और डी ई, इसका बी सी और इसका डी ई ये सर्वांगसम होंगे, ओके। और ए सी और एफ आई ये आपस में सर्वांगसम होंगे, ओके, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरे में भी वैसे ही कर सकते हैं। तीसरी आकृति में जो एम होगा इसको मैं मिटा दिया, एम इस 4.5 और 4 ए पे जाकर मिला है, तो 4.5 और 4 एम जो होगा वो ए पे जाएगा, ओके। और इस 4.5 और 5 ये बी है, यहाँ पर भी 4.5 और 5 यहाँ पे जाएगा आर, और ये 4 और 5 एन है, 4 और 5 यहाँ पे जाएगा एन। इसका मतलब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एम आर एन ये दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। क्लियर। अगर सर्वांगसम नहीं है तो ऐसा हम कट कर देंगे, आपस में सर्वांगसम नहीं। क्लियर। तो इस तरह हम त्रिभुजों की सर्वांगसमता की जांच हम कर सकते हैं। हालांकि इसकी जांच करने के लिए कुछ कसौटियां भी हैं। उन कसौटियों को जानने से पहले एक सर्वांगसम त्रिभुज में एक शब्द आता है CPCT। इसको जानते हैं कि CPCT होता क्या है, इसका क्या फुल फॉर्म है। क्लियर। तो हमने यहाँ लिखा है CPCT। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ओके। इसी को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। करस्पॉन्डिंग को हिंदी में संगत कहते हैं, पार्ट्स का मतलब भाग, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब हो गया सर्वांगसम त्रिभुज, ओके। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT का फुल फॉर्म हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। क्लियर। अभी हमने लिखा था कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसको किसी भी क्रम में नहीं लिखते हैं। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज PQR है, तो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज QRP नहीं लिख सकते हैं। क्लियर। उसमें संगत जो भाग होगा, किस शीर्ष को किस शीर्ष पे चढ़ाएंगे, किस भुजा को किस भुजा पे चढ़ाएंगे कि वो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढकेगा, इसका ध्यान देना जरूरी है, ओके। तो हमें संगत भाग को पता करना पड़ेगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं और उन्हें कैसे निकालते हैं। क्लियर। इसमें एक रूल भी है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। संगत भाग बराबर होते हैं।
तो त्रिभुज के भाग कितने होते हैं? तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने त्रिभुज के भाग के बारे में पढ़ा था कि त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं, 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 और 3 ये दोनों मिला के त्रिभुज के भाग कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे संगत भाग की बात हो रही है, तो संगत भाग की बात हो रही है, आई मीन 3 कोण और 3 भुजा, कुल मिला के 6 भाग की बात हो रही है। तो हम कैसे पता करेंगे संगत भागों को, उनको चलिए देखते हैं। तब हम देखेंगे कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत जो भाग होते हैं वो बराबर होते हैं कैसे। तो जैसे ये हमारा हो गया, मान लीजिए एक त्रिभुज ABC, और ये हो गया हमारा त्रिभुज PQR। मैंने यहाँ पे 2 त्रिभुज बनाया हुआ है, क्लियर। संगत भाग पता करने के लिए कोई 6 संगत भाग हैं, उसमें से कोई भी 3 भाग अगर हमें पता है तो बाकी के 3 भाग को हम निकाल सकते हैं। कोई भी 3 भाग का मतलब क्या है, या तो तीनों के तीनों कोण हो, या तो तीनों के तीनों भुजाएं हो, ओके, या एक कोण 2 भुजा हो, या 2 कोण 1 भुजा हो। ऐसे अगर दिया गया हो तो हम संगत कोण या संगत जो भुजाएं होती हैं उसको हम पता कर सकते हैं। ओके, या कुछ और भी इंफॉर्मेशन दिया गया हो तो उसके आधार पर हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा त्रिभुज ABC है, चलिए हम 3 भुजाएं पता हो तब तक। मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये 7 सेंटीमीटर है। ओके, 5, 6, 7। और इसमें भी हम लिख लेते हैं, मान लीजिए कि हमारा 6 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये हमारा क्या हो गया 7 सेंटीमीटर है। ऐसे मैंने लिख लिया 2 त्रिभुज। तो ये 5, 6, 7 ये 3 इसकी भुजाएं हैं, 5, 6, 7 ये भी 3 इसकी भुजाएं हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के जो भुजाओं की माप है वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब इस त्रिभुज को उठा के इस पर रखेंगे तो पूरा पूरा ढकेगा, लेकिन किसी भी तरह उठा के रखेंगे तो नहीं ढकेगा। जैसे हमारा AB की माप 5 सेंटीमीटर है, इधर PQ की माप 7 सेंटीमीटर है, तो इसको उठा के सीधे इस पे रखेंगे, इस AB पे अगर PQ को चढ़ाएंगे तो ये पूरा पूरा नहीं ढकेगा। तो आपको लगेगा कि त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, त्रिभुज सर्वांगसम है। आपको त्रिभुज को पलटने की, घुमाने की जरूरत है। तो वही हमें पता करना है कि कौन सी भुजा किस पे चढ़ेगी। तो उसके लिए पहले ये कि इसमें 3 भाग हमें पता है, कुल त्रिभुज के 6 भाग होते हैं, इसमें से 3 भाग पता है। 3 भाग क्या है, तीनों भुजाएं पता है। तो अब संगत कोण पता करते हैं। संगत कोण पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 लिखा है, इस 6 सेंटीमीटर के सामने हमारा क्या है, B है। तो उधर भी जहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखा होगा उसके सामने का जो कोण होगा इसके संगत कोण कहलाएगा। जैसे यहाँ 6 सेंटीमीटर लिखा है तो इसके सामने हमारा क्या हो गया, Q। तो ये B और Q, शीर्ष B और शीर्ष Q, ये दोनों क्या कहलाएंगे, संगत शीर्ष कहलाएंगे। क्लियर। उसी तरह मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के सामने हमारा क्या है, C है। चलिए इसको 2 बार मैंने ऐसे बना लिया। 5 सेंटीमीटर के सामने, इधर भी 5 सेंटीमीटर के सामने हमारा क्या है, P है। तो हमारा C और P ये दोनों हमारे संगत शीर्ष कहलाएंगे। क्लियर। उसी तरह 7 सेंटीमीटर के सामने A है, यहाँ पर जैसे 3 बार मैंने घुमा लिया। इधर भी 7 सेंटीमीटर के सामने क्या है, हमारा R। क्लियर। तो हमारा जो शीर्ष A है और जो शीर्ष R है ये दोनों संगत शीर्ष कहलाएंगे। अर्थात इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर अगर हमें रखना होगा ओवरलैप कराने के लिए, संपाति कराने के लिए, तो इस P को उठा के A पे नहीं रखेंगे। यहाँ 3 बार देखिए घुमाया गया है। तो जो A का संगत शीर्ष R है, मतलब इस R को उठा के हमें A पे रखना होगा, इस P को उठा के हमें C पे रखना होगा, और इस Q को जो एक बार मैं घुमाया हूँ इसको उठा के हमें B पे रखना होगा। तब जाके ये त्रिभुज इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढकने में सक्षम हो पाएगा, अन्यथा नहीं। क्लियर। तो हमारा संगत शीर्ष के लिए जो सिंबल है वो ऐसे है, जैसे A है तो A का संगत शीर्ष क्या है, ये दोनों तरफ से तीर लगा देंगे, ये संगत दिखाने का एक तरीका है। A का जो संगत है वो है R। ओके, A का संगत है R। फिर B का जो संगत है वो क्या है, B का जो संगत है, एक बार घुमाया हूँ, B का संगत Q है, और जो C का संगत है वो C का संगत क्या है हमारा, P। C का संगत P। ओके। उसी तरह अगर हमें संगत भुजा को लिखना होगा तो जो AB है, AB, इस AB भुजा के संगत क्या होगा, AB का मतलब 5 सेंटीमीटर, तो AB के जो संगत भुजा होगा वो होगा QR। ओके। अगर BC की संगत भुजा निकालनी होगी तो BC मीन 7 सेंटीमीटर, BC का हो जाएगा PQ, और AC का जो होगा हमारा वो क्या होगा, AC 6 है तो AC का हमारा क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। क्लियर।
इस तरह हम संगत भागों को लिख सकते हैं। और मैंने रूल क्या बताया कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग अर्थात एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के इसके संगत जो कोण होंगे उसके बराबर होंगे, और इसके तीनों भुजाएं उसकी तीनों भुजाएं के बराबर होंगी। ओके, अगर लिखना होगा इसको तो ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी और यहाँ सर्वांगसम त्रिभुज एबीसी, तो पी क्यू आर नहीं लिख देंगे क्योंकि ए का संगत पी नहीं है। ए का संगत क्या है? ए का संगत आर है। तो जब हम शुरुआत करेंगे आर से शुरुआत करेंगे। फिर बी दूसरे नंबर पे बी है तो बी का संगत क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। तीसरे नंबर पे सी है तो सी का संगत पी है, तो यहाँ पे पी लिखेंगे। एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज आर क्यू पी, ऐसे हम लिखते हैं। ओके, यदि हम इसको तितर बितर दूसरे क्रम में लिखेंगे, मान लीजिए सी ए बी मैंने लिख लिया, तो हमें सर्वांगसम के बाद क्या लिखना पड़ेगा? सी। तो सी का संगत क्या है? पी है, तो यहाँ हम पी लिखेंगे। ए का संगत क्या है? आर है, तो यहाँ पर हम आर लिखेंगे। बी का संगत क्या है? क्यू है, तो यहाँ क्यू लिखेंगे। इस क्रम में लिखना जरूरी होता है। क्लियर? तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये एक टाइप्स का हो गया जिसमें ये तीनों भुजाएं और इसके तीनों भुजाएं पता था। अब मान लीजिए कि कोई दो कोण एक भुजा पता हो, तब हम कैसे निकालेंगे? जैसे मैं इसको मिटा दिया, फिर से मैंने बना लिया। सपोज ये एबीसी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? पी क्यू आर हो गया। चलिए मान लीजिए कि ये हमारा 60 है और ये 70 है। ठीक, ये मान लीजिए 60 है और ये क्या है? 70 है, और ये मान लीजिए मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो कुछ भाग मैंने लिख दिया है और जो बचे हुए भाग हैं उनको पता करना है, बचे हुए संगत भागों को पता करना है। तो देखिए जो बी है, बी शीर्ष बी का संगत क्या है? शीर्ष बी का संगत आर है, देखिए 60 है। फिर शीर्ष सी का संगत क्या है? पी है, 70। तो और एक कोण बचा है और दो भुजाएं बची हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ए होगा उस ए का संगत क्या होगा? ये तो दोनों पता ही था, तो इस ए का संगत इसमें क्या हो जाएगा? क्यू। ए का संगत क्यू हो जाएगा। ओके, ये हमने फाइंड कर लिया। बी का संगत क्या है? तो बी का संगत बी पे 60 है, आर पे 60 है, ये हो गया। फिर सी का संगत क्या है? तो सी का संगत हमारा पी है, सी 70 पी 70 हो गया। भुजाओं की जब बात करेंगे, चलिए इस पर मैंने ऐसे 70 को 2 बार घुमा लिया और यहाँ पे इसका संगत 3 बार ऐसे मैंने घुमा लिया। ठीक, जो सिंगल सिंगल डबल डबल और ये ट्रिपल का संगत है। भुजाओं की जब बात करेंगे, इधर चलिए 60 के सामने क्या है? एसी है, तो एसी मैंने लिख लिया। और एसी का संगत क्या होगा? तो 60 के सामने एसी है, तो यहाँ भी 60 के सामने क्या है? पी क्यू है। तो एसी और पी क्यू ये हमारे संगत भुजाएं होंगे। उसी तरह अगर हम ए बी लिखते हैं, ए बी 70 के सामने हमारा ए बी है, तो इधर 70 के सामने हमारा क्या है? क्यू आर है, ये होगा। ए बी ए सी हो गया, ए बी होगा, और बचा बी सी। तो जो बच गया बी सी, इसमें जो बी सी बचा है और इसमें क्या बचा है? पी आर। ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? संगत भाग होंगे। क्लियर? अगर सर्वांगसम का सिंबल लगा के लिखना होगा, और ऐसे अगर त्रिभुज एबीसी लिखते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज क्या लिखना पड़ेगा? ए का सर्वांगसम क्या है? क्यू है, तो क्यू लिखेंगे। बी का सर्वांगसम आर है, आर लिखेंगे। सी का सर्वांगसम पी है, यहाँ पे क्या लिखना है? क्यू आर पी। ठीक, ऐसे हम पता कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि 60-70 ऐसे करके कुछ लिखा भी हो, इसमें घुमा के भी और कुछ सिंबल न देके, कुछ अंक न देके ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ऐसे लिखा हो, ये मान लीजिए हो गया एबीसी और ये मान लीजिए हो गया डी ई एफ। ऐसे लिख दे, ऐसे कर दे, ऐसे मान लीजिए लिख दिया। ओके, इसका मतलब कि ये जो सिंगल डैश जो दिया गया है, ए बी और डी ये दोनों बराबर है, बी सी और ई एफ बराबर है। ओके, और ये जो कोण बी दिया है वो कोण ई, यह भी बराबर है। ठीक, ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये मैं पहले ही बता दिया कि त्रिभुज सर्वांगसम है, जिसमें ये बराबर है। तो और क्या क्या बराबर होंगे इसके बारे में हमें गेस करना है, क्योंकि संगत भाग जो होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये जो इसमें तीसरा बच गया, जो देखिए दो भुजा तो हमें पहले से पता थी, तो दो भुजा पहले से पता थी, तो एक ही ना और बचा है,
तो जो पहले बचा है उसको आपस में बराबर कर लेते हैं। इसमें AC बचा है और इसमें क्या है, BF बचा है। ये हमारा लगा लिया मैंने टिक। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद C का संगत हमें पता करना है कि C का संगत क्या होगा। तो जो C है वो क्या है, जो सिंगल डैश है, एक बार जिसको डैश किया गया है उसके सामने C पड़ रहा है। इधर भी जो एक बार डैश किया गया है उसके सामने क्या है, F है। ये हमारा C का संगत क्या होगा, F होगा। इस A का संगत पता करना है तो ये जो है वो डबल डैश के सामने है। तो इधर डबल डैश के सामने क्या है, B है। ये हो गया। देखिए तीनों कोण और तीनों भुजाएं सब हमें पता चल गई। अर्थात जो A है, E का संगत क्या था, A का संगत है ये है, A का संगत D है और B का संगत E है और C का संगत हमारा F हो गया। ओके, जो भुजाओं की बात करेंगे तो AB के संगत हमारा हो गया DE, उसी तरह BC के संगत हमारा हो गया EF और AC के संगत हो गया हमारा BF। ओके, अगर लिखना होगा सर्वांगसम है तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज। A का संगत है हमारा D, तो यहाँ D लिखेंगे। B का संगत है E, तो E लिखेंगे। C का संगत है F, यहाँ पे F। क्लियर? ऐसे हम पार्ट सब निकाल सकते हैं। संगत भाग, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, सर्वांगसम अगर दो त्रिभुज है तो कोई 3 भाग हमें पता होगा पहले से, और बचे हुए जो 3 भाग हैं उसको निकालने का ये तरीका है। क्लियर? तो यहाँ पे आप नोट में आप लिख लेंगे क्या, जिसको मैं अभी बता रहा था कि यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो उनके संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। ओके, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमने संगत भाग निकालना सीखा। और त्रिभुज की सर्वांगसमता की जो कसौटियां हैं उसको हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। कुल 4 कसौटियां हैं, उन चारों के बारे में सीखेंगे और उसके आधार पर हम त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना सीखेंगे। ओके, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्लियर?